पिछले 2 दिन से मार्केट लगातार पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखा रहा है, जहाँ पे हम लोग को लग रहा था कि मार्केट निफ्टी शायद 22,000 को तोड़ के उससे नीचे चला जाएगा, बट अभी 22,500 के ऊपर मार्केट है। तो कुछ चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा-सा ऑप्टिमिज्म हमें दिख रहा है, मगर क्या ये परमानेंट होगा कि नहीं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। जो पहली चीज़ हमें अच्छी देखने को मिल रही है, वो है डॉलर इंडेक्स में डॉलर का नीचे आना। डॉलर इंडेक्स में आपको बता दूँ, डॉलर इंडेक्स में बेसिकली हम डॉलर का स्ट्रेंथ देखते हैं कि डॉलर कितना स्ट्रेंथ है कंपेयर्ड टू 6 अदर ग्लोबल करेंसीज़। जैसे बाकी 6 और करेंसीज़ होती हैं, जैसे यूरो है, यूरो का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, फिर जापानीज़ येन है, ब्रिटिश पाउंड है, कनेडियन डॉलर है, स्विस फ्रैंक है, फिर स्वीडन का आई थिंक क्रोना है। ये 6 करेंसीज़ हैं जिसके अगेंस्ट में डॉलर को मेजर किया जाता है। वहाँ पे डॉलर, इसको डॉलर इंडेक्स बोलते हैं। इसमें डॉलर इंडेक्स में डॉलर का जो रैंकिंग जो नंबर था वो 110 था। ओके, 110 कुछ दिनों पहले तक, वो अभी गिर के 104 हो गया है। तो व्हिच शोज़ के डॉलर इज़ वीकनिंग कंपेयर्ड टू फ्यू डेज बैक जितना था। तो उसके वजह से एफआईआईज जिस स्पीड से भारत छोड़ो अभियान चला रही थी, क्विट इंडिया मूवमेंट चला रही थी, उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा है और शायद अब उतनी तेजी से इंडिया छोड़ के वो ना जाए। तो ये पहला कारण है जिस वजह से मार्केट में थोड़े से हमें अच्छी चीज़ पॉजिटिविटी देखने को मिली है। दूसरी चीज़ है आरबीआई की लिक्विडिटी इंजेक्शन। आरबीआई हम लोग को पता ही है मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया की बनाती है, कितना लिक्विडिटी मार्केट में होना चाहिए, कितना मनी सप्लाई होना चाहिए, वो उस पर कंट्रोल है आरबीआई का। आरबीआई ने सोचा है मार्च का महीना है, एडवांस टैक्स जमा करने का टाइम है, थोड़ा लिक्विडिटी ज़रूरी है मार्केट में, और वैसे भी आरबीआई और बजट वगैरह हम देखें तो लिक्विडिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आरबीआई ने सोचा है मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ाई जाए। उससे 1 लाख करोड़ का ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू सिक्योरिटीज़ आरबीआई ने खरीदे हैं, खरीदा है और बदले में पैसे दिए हैं। पैसे दिए हैं तो मनी सप्लाई बढ़ रहा है मार्केट में। ठीक है, इस तरीके से ओएमओज काम करते हैं। 1 लाख करोड़ का कैश मार्केट में छोड़ा है आरबीआई ने थ्रू सिक्योरिटी, थ्रू बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज, इसको ओएमओ बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। उसके बाद $10 बिलियन का फॉरेक्स स्वैप किया है। फॉरेक्स स्वैप डॉलर बेचना या खरीदना नहीं होता है, किसी पार्टी के साथ आप ये डिसीजन लेते हो, एक एग्रीमेंट करते हो कि अभी मैं आपसे डॉलर खरीद रहा हूँ, रुपी दे रहा हूँ, और 36 मंथ बाद, मतलब 3 साल बाद, मैं आपसे यही डॉलर बेच दूंगा आपको और आपसे रुपी ले लूंगा। तो ये एक टाइप का अग्रीमेंट होता है, इसको फॉरेक्स स्वैप बोलते हैं। तो $10 बिलियन का डॉलर वापस से आरबीआई ने ले लिया है और रुपी छोड़ दिया है मार्केट में, जिससे क्या है, रुपी की लिक्विडिटी इंडियन मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में बढ़ गई है। ये लिक्विडिटी इंजेक्शन के वजह से इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट शेयर मार्केट में हमें थोड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तीसरा जो कारण है वो है क्रूड ऑयल प्राइस डिप। 6 महीने के सबसे लोएस्ट रेट पे पहुंच गया है क्रूड ऑयल, जिसके वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। और क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, पेट्रोलियम है, उसमें बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, पेंट इंडस्ट्री है जैसे एशियन पेंट्स है, टायर इंडस्ट्री है जैसे जेके टायर है, इन सब कंपनीज में, इन सब सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में हमें 5%, 6% का सर्ज देखने को मिला है आज के दिन। तो ये कुछ स्टॉक मार्केट की चीज़ें हैं, मगर जो सोचने वाली बात है वो है कि जो करंट रैली रैली क्या बोलेंगे, 2 दिन से ही बढ़ रहा है, तो ये 2 दिन से जो हमें एक थोड़ा पॉजिटिविटी दिख रहा है, क्या ये स्मोक स्क्रीन है, छलावा तो नहीं है? क्योंकि अभी रिसेंटली जो पॉजिटिव न्यूज़ आया है कि लिक्विडिटी इन्फ्यूजन कर रहा है आरबीआई, क्रूड ऑयल का भाव गिर रहा है, डॉलर थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, तो इससे शायद शायद शॉर्ट टर्म मार्केट यूफोरिया क्रिएट हो रहा है, ना कि रियल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। रियल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कब आता है? जब एंड यूजर के पास पैसा आता है, पब्लिक होता है ना एंड यूजर, तो एंड यूजर के पास जब पैसा आता है, वही फिर जाके पेंट भी खरीदेगा, जेके के टायर भी खरीदेंगे, पेट्रोल भी खरीदेगा, गाड़ी भी खरीदेगा। एंड यूजर जब तक उसके जेब में पैसे नहीं हैं, तब तक परमानेंट ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती रहेंगी। 2008 में भी ऐसा हुआ था जब लीमन ब्रदर कोलैप्स किया था। जैसे ही लीमन ब्रदर कोलैप्स किया था, वैसे ही यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट्स काटे थे, वैसे ही लिक्विडिटी इंजेक्ट किया था मार्केट में। उसको देख के एक टेम्पररी स्टॉक मार्केट में सर्ज आया था, ग्रोथ आया था। तो लोगों को लगा कि नहीं, अब बुरे दिन चले गए हैं, अब यूएस फेडरल रिजर्व ने चीज़ें अपने हाथ में ले ली है, तो अब हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। जबकि ऐसा नहीं था। तब तक चीज़ें नहीं सुधरी जब तक के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हुए, एक्चुअल इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जब तक नहीं हुआ, तब तक पैरों के नीचे जो है ज़मीन नहीं मिला मार्केट को, वो और नीचे चला गया। और उस वक्त भी काफ़ी इस छलावे में लोगों का नुकसान हो गया था। लोगों ने लेवरेज पे चीज़ें उठा ली थी, लोगों ने फ्यूचर्स खरीद लिए थे, ये सोच के कि अभी बॉटम आ गया, अभी आगे बढ़ेगा, बट उसमें भी काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था। तो इंडिया की इकोनॉमी में अभी भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, हाई इन्फ्लेशन है, अनइवन ग्रोथ है, ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़ अभी भी बनी हुई हैं। तो ये जो प्राइस ड्रॉप है ऑयल का, जो इन्फ्लेशन में थोड़ा सा हमें टेम्पररी ईज देगा, जो जितनी भी चीज़ें हैं, डॉलर का वीक होना, ये सब हमें टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, मगर जब तक ये ग्लोबल फियर नहीं जाता है, तब तक स्टॉक मार्केट में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। तो वी नीड अ जेन्युइन रिकवरी, ना कि ये जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंड्यूस्ड ऑप्टिमिज्म है,
इससे काम नहीं चलेगा, वी नीड जेन्युइन रिकवरी, और वो अभी तक आया है कि नहीं, दैट इज़ रियली डाउटफुल, क्योंकि हिस्ट्री हमें यही सिखाता है कि इस टाइप की चीज़ें जो हैं टेम्परेरी वेव्स चलाती हैं जो कि बहुत जल्दी रिट्रीट भी कर जाती हैं, एक्सपोजिंग द रॉकी शोर बीनीथ। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि हाँ, 2 दिन से ऑप्टिमिज्म तो है, बट आगे कितना क्या होगा वो अभी भी श्योर नहीं है। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कॉर्पोरेट दुनिया में। एक टर्म है जिसको बोलते हैं फ्लैटनिंग हायरार्की। मतलब हायरार्की क्या होता है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस चीज़ को फ्लैटन कर दो और सबको एक लेवल में लेके आ जाओ। कोई बॉस नहीं, कोई जूनियर नहीं, जितना हो सके हायरार्की को फ्लैट कर दो। इसको बोलते हैं फ्लैटनिंग हायरार्की। अमेज़न के जो सीईओ हैं एंडी जेसी, ये चाहते हैं कि कंपनी का जो पूरा हायरार्कियल सिस्टम है इसको वापस से रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए। जो मिडिल मैनेजमेंट है, जो समझ लो लेट 30s और मिड 40s वाला जो मैनेजमेंट है, उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि ये जो मिडिल मैनेजमेंट होता है ये 15 साल 20 साल काम कर चुका है, अब इनमें इतना जोश नहीं रहता है। टॉप वाले तो चलो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, उनको जोश रहता है, मगर जो मिडिल मैनेजमेंट होता है उनमें एफिशिएंसी की कमी हो जाती है। और इससे क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट है, जो कंपनी है, वो ब्लोटेड हो जाता है एक तरीके से। ब्यूरोक्रेसी, इनोवेशन कम हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी की तरह हो जाता है कि जैसा चल रहा है चलने दो, चीज़ें चेंज मत करो, इनोवेशन मत करो। इनोवेशन से डरने लगती है कंपनी का जो मिडिल मैनेजमेंट है। तो इसलिए एक्सेसिव जो मिडिल मैनेजमेंट है, जो एक तरीके से चर्बी है कंपनी की, उसको काट के अलग करने की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग सिर्फ मीटिंग्स ही करते हैं, दिखाने वाला काम ज़्यादा करते हैं, एक्चुअल काम कम करते हैं। और इंडिविजुअल ओनरशिप वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपना अपना प्रोजेक्ट लें और खुद इंडिविजुअल ओनरशिप लेके काम करें, ना कि किसी बॉस के अंडर में बस फॉर्मेलिटी के लिए काम करें। सो ही वांट्स टू एम्पावर द एम्प्लॉयज। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स जो हैं उनको ज़्यादा पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात कर रहा है, ताकि डिसीजन मेकिंग में जो है वो एजिलिटी आए, वो फास्ट हो जाए डिसीजन मेकिंग। वो मैनेजर टू एम्प्लॉय रेशियो कम करने की बात कर रहा है कि रेशियो ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स टू मैनेजमेंट जो है वो 15% वो कम कर देगा। प्लस वो चाहते हैं कि लोग अब ये वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम बंद करें, ऑफिसेज में वापस आएँ। तो रिटर्न टू ऑफिस पुश अमेज़न कर रहा है कि स्ट्रिक्ट 5 डेज़ आपको ऑफिस में आना ही है। इसके खिलाफ काफ़ी बैकलैश आ रहा है, मगर इसमें अमेज़न और उसके एम्प्लॉइज़ के बीच में एक चीज़ चल रहा है। अब ये जो है, ये हमें एक कॉर्पोरेट कल्चर में जो चेंज आ रहा है ना, वो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी जगह पे ये कहा जाता है कि आप कंपनीज़ में 15 साल तक ही ठीक-ठाक काम कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सैलरीज़ इतनी बढ़ जाती हैं कि कंपनी को आप बोझ जैसे लगने लगते हो। आपको रोज़ जस्टिफ़ाई करना होता है कि जो आप सैलरी विथड्रॉ कर रहे हो, क्या आप उसको जस्टिफ़ाई कर रहे हो? कंपनीज़ भी सोचती हैं ये जितना काम कर रहा है उसके उसके सैलरी पे तो हम 4 नए लड़कों को हायर कर लेंगे। थोड़ा-सा ट्रेनिंग दे के शायद वो और बेटर काम करने लगे। कंपनी सोचने लगती हैं। जेफ बेज़ो का एक फ़िलॉसफ़ी है अमेज़न को लेके जिसको बोलते हैं डे 1 फ़िलॉसफ़ी। मतलब पहले दिन अमेज़न जब नया-नया एकदम नया कंपनी था, जिस जोश से वो काम कर रहे थे, स्टार्टअप कल्चर जो था, वो स्टार्टअप कल्चर नहीं ख़त्म होना चाहिए, चाहे अमेज़न कितना भी बड़ा, कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए। तो वो डे 1 फ़िलॉसफ़ी पे काम कर रहे थे। अभी इनको दिख रहा है कि जैसे-जैसे जो नए लोग थे अब वो पुराने हो गए हैं, मिडल मैनेजमेंट में आ गए हैं। तो अब ये जो है इनकी फ़िलॉसफ़ी वो डे 2 फ़िलॉसफ़ी में चला गया है। मतलब इनोवेशन से हट के अब ये ब्यूरोक्रेसी की तरफ चले चले गए हैं। तो अब जो है, अभी जो उनके सीईओ हैं जे-ज़ी, वो इसको एक रीसेट बटन दबा रहे हैं कि वापस से हम जाके डे 1 पे जो तरीके से काम कर रहे थे उस पे हम वापस लौट सकें। हिस्ट्री भी इस चीज़ को बोलता है कि बहुत सारी कंपनीज़ जब इतनी ब्लोटेड हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, दे कोलैप्स अंडर देयर ओन वेट। एग्ज़ाम्पल है कोडैक का। कोडैक एक ऐसी कंपनी थी जहाँ पे इस टाइप का कॉर्पोरेट इनर्शिया देखने को मिला था। लोग चेंजेज़ करने को तैयार ही नहीं थे। मिडल मैनेजमेंट में थे, आधे बूढ़े हो गए थे। दे डिड नॉट वांट टू अडॉप्ट टू द डिजिटल रेवोल्यूशन। जो डिजिटल कैमराज़ बन रहे थे उसको उन्होंने अडॉप्ट ही नहीं किया, एंड दे मिस्ड द बस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन ओवर मैनेजमेंट के वजह से। और अमेज़न नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ उनके साथ हो। इस वजह से वो जो मोटापे वाली चर्बी है उसको ट्रिम आउट कर रहे हैं, वापस से कंपनी को लीन शेप में ला रहे हैं। इसकी शुरुआत वो कर रहे हैं रिटर्न टू ऑफ़िस, जो उनका इनिशिएटिव है कि 5 दिन अब आपको आना ही है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका मैनेजमेंट यंग हो, उनकी प्रायोरिटीज़ कम हो, लायबिलिटीज़ कम हो और ऑफ़िस में आके वो काम करें। तो दे वांट अ लीन एंड एजाइल टीम जो फिज़िकली प्रेज़ेंट हो, जैसा पहले के दिनों में अमेज़न के साथ होता था। उनका ये मानना था, जेफ बेज़ो का ये मानना है कि प्रॉक्सिमिटी ब्रीड्स क्रिएटिविटी। जब 4 लोग साथ में आते हैं, ऑफ़िस के एनवायरनमेंट में आप बैठते हैं, तो उससे क्रिएटिविटी निकल के आती है, ना कि इंडिविजुअली एक-एक इंसान घर पे बैठ के अपना बस रेगुलर जो उसको टास्क दिया जाए बस वो टास्क कंप्लीशन कर रहा है। क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप एक साथ मिल के सोचते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो। तो इसी चीज़ को वो
वापस लाना चाहते हैं और ये हर जगह देखा जा रहा है। मिडल मैनेजमेंट हमेशा कॉर्पोरेट इनर्शिया क्रिएट कर रहा है और इसको हर कंपनी जो है वो छाँट-छाँट के अलग करने की कोशिश कर रही है। बट इसके अलग एक रिपरकशंस भी हैं, डबल एज्ड सोर्ड है ये, कि शायद कंपनी इस तरीके से अपने टॉप टैलेंट को, एक्सपीरियंस्ड लोगों को बाहर निकाल दे। तो ये भी एक है, इसको देख के समझ के करना पड़ेगा, बट मिडल मैनेजमेंट वालों के सर पे एक्चुअली में तलवार लटक रही है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अमेज़न इसको प्रोसीड करता है और बाकी के कॉर्पोरेट्स किस तरीके से इस चीज़ को फ़ॉलो अप करते हैं। अभी बात अगर करें हम चाइना की, तो चाइना ने अनाउंस किया है कि वो 2025 में 5% के रेट से ग्रो करेंगे, जो कि कोविड के बाद से ऑलमोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट होने वाला है चाइना का, क्योंकि इससे पहले वो बहुत ही धीमी गति से ग्रो कर रहे थे। देयर वाज स्लगिश ग्रोथ पोस्ट पैंडेमिक। जो रिकवरी थी बहुत ही स्लगिश था। उनके यहाँ प्रॉपर्टी क्राइसिस हुआ, वहाँ पे वीक कंजम्पशन देखा गया, हाई अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया। इसको लेके चाइना खासी परेशान है और फिस्कल मेजर्स अप्लाई कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जीडीपी का 4% तक बजट का डेफिसिट वो सह सकते हैं इकोनॉमी को वापस अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। 1.3 ट्रिलियन युआन का स्पेशल ट्रेजरी बॉन्ड उन्होंने लॉन्च किया है, पैसा अक्यूमुलेट करने के लिए, ताकि वो स्लो डाउन से डील कर सकें। मिलिट्री स्पेंडिंग भी वो बढ़ा रहे हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर को 7.2% तक वो लेके जाएंगे अपने जीडीपी का, विच शोज़ के वो मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहे हैं यूएस के जो टेंशन चल रही है उसके बीच में। प्लस वो अपने एजिंग पॉपुलेशन का भी ख्याल रखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी था इतने दिन तक, तो उनके यहाँ अभी यंग पॉपुलेशन कम है, एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके चलते उन्होंने पेंशन बेनिफिट्स बढ़ा दिए, एल्डरली जो केयर सर्विसेज हैं उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, रिटायरमेंट एज को इंक्रीज़ कर रहे हैं और बच्चों का ध्यान रखने के लिए चाइल्ड केयर सब्सिडीज़ बढ़ा रहे हैं, प्लस प्री स्कूल एजुकेशन जो है उसको फ्री कर रहे हैं। वहाँ के जो प्रीमियर है ली कियांग, उन्होंने भी कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को अब से चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत हेल्प करने वाली है, जिसको हम देख भी रहे हैं। स्पेशली जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कंपनीज़ हैं, उनको एक्चुअली में हेल्प दिया जा रहा है। अब वो परमानेंट है कि टेम्पररी है, दैट नोबडी नोज़। चाइना तो अब हमने हिस्ट्री में भी देखा है चाइना के बारे में कि जब भी वो स्पेशल ट्रेजरी बॉन्ड रिलीज़ करता है, ट्रेजरी बॉन्ड से पैसे निकालने की कोशिश करता है, तो जैसे 2020 में किया था पैंडेमिक के दौरान, तब हम देखते हैं तब चाइना एक डीप सिस्टमेटिक इंटरवेंशन की तरफ आगे बढ़ता है, कोई बहुत बड़ा वो चेंज लाने की कोशिश करता है। 7.2 जो मिलिट्री स्पेंडिंग वो बढ़ा रहे हैं, 7.2% राइज इन मिलिट्री स्पेंडिंग जो हो रहा है, वो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो सेंचुरी ओल्ड उनकी स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रेंथनिंग द ग्रेट वॉल, वो अपने चाइना की जो ग्रेट वॉल है उसको अभी भी वो मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। चाहे वो मिंग डायनेस्टी के दौरान फिजिकल वॉल की स्ट्रेंथनिंग हो या अभी शी जिनपिंग के टाइम में मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बात हो, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजी ऑफ स्ट्रेंथनिंग द ग्रेट वॉल। अभी ली कियांग तो बोल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को वो काफ़ी हेल्प करेंगे, जो सुनने में डेंग जियाओपिंग जैसी बात लगती है, जिन्होंने चाइना को ओपन किया था प्राइवेट सेक्टर के लिए। मगर अभी भी प्राइवेट सेक्टर को जो दे हैव टू वॉक अ टाइट रोप, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लाइन को टो करे, उनके साथ अलाइन हो। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ गोस्ट ऑफ माओ जेडोंग का जो भूत है वो, प्लस डेंग जियाओपिंग का जो प्रैग्मेटिज्म है, इन दोनों का मिक्सचर होने वाला है अभी की चाइना की सरकार। हालांकि वो देख रहे हैं जितनी भी दुनिया में अपहीवल्स हो रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं, फिर भी चाइना को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 5% वो ग्रोथ ला के दिखाएंगे इस साल। अगला न्यूज़ अगर हम देखें तो वो आया है एलन मस्क की तरफ से। इनफैक्ट एलन मस्क के ऊपर कमेंट्स दिए जा रहे हैं। जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन हैं सज्जन जिंदल, उन्होंने कहा है कि उनको डाउट है कि एलन मस्क और टेस्ला इंडिया में सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि इंडिया का जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, लोग बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही, मगर जीत उन्हीं को मिलती है जो परसिवियर करते हैं, जो इंडियन जो कंज्यूमर हैं उनके मन को समझते हैं, उनके नीड्स को समझते हैं, रादर देन अपनी ही दुनिया में इलॉन मस्क जैसे मगन हैं। उनको लगता है कि उनके नाम से ही, टेस्ला के ब्रांड से ही कार बिक जाएगा। इंडिया वैसा नहीं है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है। यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं जैसे मारुति है, हुंडई है, टाटा है, महिंद्रा है, वो सब कार्स इंडिया के कंज्यूमर को दिमाग में रख के बनाती हैं। यहाँ पे अगर सज्जन जिंदल की बात करें तो वो भी ऑटो बिज़नेस में आना चाहते हैं। उनका भी एक जॉइंट वेंचर चल रहा है चाइना के SAIC, एक कंपनी है, स्टेट ओन्ड कंपनी है उनकी, जिसने MG मोटर्स को ख़रीद लिया है था बहुत साल पहले। आज भी जो MG ब्रांड के जो कार्स आते हैं वो एक्चुअली दे आर ओन्ड बाई अ चाइनीज़ कंपनी। तो उनके साथ मिल के जिंदल ग्रुप्स जो हैं MG मोटर के जो कार्स हैं वो मैन्युफैक्चर करेंगी और स्पेशली EV सेक्टर में जिंदल आना चाहते हैं इंडिया में।
इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे फॉर्मर नीति आयोग के सीईओ थे अमिताभ कांत, उन्होंने भी टेस्ला के सक्सेस को क्वेश्चन किया है कि जो प्राइजेज़ हैं वो इतनी हाई हैं, शोरूम उन्होंने 2 बुक किए हैं, वो भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव शोरूम्स हैं। तो क्या इंडिया में वो कोई प्रॉफ़िट कर भी पाएगा? क्योंकि इंडिया के जो कस्टमर्स हैं बहुत प्राइस सेंसिटिव हैं और टाटा, महिंद्रा, मारुति, हुंडई वो इन सब चीज़ों का ख़्याल रखती हैं और कार्स भी वैसे बनाती हैं जिसमें फ़ीचर्स भी हो और कम दाम में भी हम लोग को मिल जाए। बहुत सारी फ़ॉरेन की कंपनीज़ आई थी जैसे फ़ोर्ड, जनरल मोटर की शेव्रोले, होंडा भी शायद अपने आखिरी दिन गिन रहा है, होंडा की तो कोई कार अभी उतनी बिक नहीं रही है। तो ये सब कार्स जो हैं इंडियंस हैव बीन रियली अनकाइंड टू दीज़ फॉरेन ऑटो मेकर्स। बात यहाँ पे फॉरेन और इंडियन की नहीं है, बात यहाँ पे इंडियन माइंडसेट को समझने की है। मारुति भी कोई खुद इंडियन ब्रांड अपने आप में नहीं है, सुज़ुकी ही उसमें डोमिनेंट प्लेयर है, वो भी जापानीज़ प्लेयर है, हुंडई कोरियन प्लेयर है। ये लोग इंडिया के मार्केट को समझते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को उस हिसाब से ट्वीक करते हैं कि इंडिया के लोगों को पसंद आ जाए। फोर्ड उस हिसाब से नहीं कर पाया, उनकी एक एंडेवर ही बिकती है और शेव्रोले वगैरह वो सब इंडिया में उतने तरीके से काम नहीं कर पाया। दीज़ कंपनीज़ जो सक्सेसफुल हैं इंडिया में, दे अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ वैल्यू फॉर मनी। इंडिया में वैल्यू फॉर मनी चलता है। टेस्ला जो है वो अपनी प्रीमियम ईवीज़ बेचता है एनवायरनमेंट के नाम पे, कि हम बेटर प्रीमियम कार्स बेच रहे हैं, हमारी कार देखने में कितनी सुंदर हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। इंडिया में वो सब चीज़ें शायद उतनी ना चले और मस्क जो है वो वहाँ पे थ्राइव करते हैं, वहाँ पे अच्छा सक्सेसफुल होते हैं जहाँ पे हाई परचेजिंग पावर है, उन देशों में जहाँ पे हाई परचेजिंग पावर है और गवर्नमेंट के छत्र छाया में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप के छत्र छाया में उसका पूरा बिजनेस जो है वो थ्राइव कर रहा है। इंडिया में वैसा कुछ होगा कि नहीं, दैट इज़ वेरी डाउटफुल। और जिंदाल ने जो बोला है उसमें उनके अपने भी कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं क्योंकि वो खुद भी ईवी सेक्टर में आने वाले हैं। वो चाहते हैं कि फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिले। जब तक कि ये फॉरेन पार्टीज़ आए इंडिया में अपना कुछ करें, तब तक ये चाइनीज़ ग्रुप के साथ मिल के अपना एक फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज ले लें, खुद एस्टैब्लिश अच्छे से हो जाएं बिफोर दीज बिग फॉरेन प्लेयर्स एंटर इंडिया। तो ये भी एक हो सकता है, मगर एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में भी देखिए, इंडिया में जियो जितना सक्सेसफुल हुआ या एयरटेल जितना सक्सेसफुल हुआ, ये सब अपने लोकल ब्रांड्स हैं, देसी ब्रांड्स हैं। जबकि फॉरेन के जो प्लेयर्स आए थे, टेलीनॉर बिल्कुल नहीं चला, चला गया इंडिया छोड़ के। वोडाफोन वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, वो वेंटिलेटर में है किसी तरीके से। तो फॉरेन बात यहाँ पे फॉरेन और इंडियन की भी नहीं है। जो कंपनी इंडिया के कंज्यूमर का पल्स समझेगा, अब उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करेगा। जैसे अभी अगर आप कार्स की बात करो तो स्कोडा में इंडिया में लोगों को परसेप्शन है कि बहुत महंगी कार्स हैं और मेंटेनेंस ज़्यादा है, एवरेज कम है, तो लोग जनरली प्रेफ़र नहीं करते हैं। तो धीरे-धीरे स्कोडा लड़ रहा है। अभी एक नई कार उन्होंने निकाली है काइलैक नाम से, जो 10-12 लाख तक में आ जाती है। इतनी सस्ती स्कोडा पहले इंडिया में नहीं आई थी और उसका एवरेज वगैरह भी कंपेरेबल है टू द चीपर ब्रांड्स। तो वो भी अपने प्रोडक्ट को इंडिया के कंज़्यूमर के टेस्ट के हिसाब से ट्वीक कर रहे हैं। जब तक आप ये नहीं करोगे, तब तक देसी-विदेशी कोई भी ब्रांड हो, वो इंडिया में कार्स नहीं बेच सकती, जब तक कि वो 15 लाख के अंदर वाले सेक्टर में एग्रेसिवली एंटर ना करे। तो इसी को लेके, टेस्ला को लेके क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जो कि बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। ये आई थिंक पहले भी मैंने डिस्कस किया था, व्हिच इज़ वेरी वैलिड क्वेश्चन अबाउट टेस्ला। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी अभी थोड़े से फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने टैरिफ इम्पोज़ किया था कनाडा पे, मेक्सिको पे, चाइना पे, जिसने सप्लाई चेन वो डिसरप्ट कर रहा था। रिटेलिएटरी टैरिफ्स आने वाले थे और अमेरिका के एक्सपोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा हार्म होता। इसको देख के टेम्परेरीली एक रिलीफ दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो मेकर्स को। उन्होंने बात किया है फोर्ड, जीएम, स्टेलानिस जैसी कंपनीज़ के साथ और बात करके फाइनलाइज़ किया कि 1 मंथ वो ऑटो में टैरिफ नहीं लगवाएँगे। एक तरीके से थोड़े नरम पड़ रहे हैं वो, थोड़ा-सा उनका स्टांस जो है, हार्ड स्टांस जो है वो नरम पड़ रहा है क्योंकि इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर आ रहा है। चाइना भी एक तरीके से धमकी दे रहा है कि अच्छा लड़ना है तो बताओ कहाँ के लड़ना है, तुमको अगर लड़ना ही है, इकोनॉमिकली लड़ना है तो भी लड़ लेंगे और हाथ पैर से लड़ना है तो भी लड़ लेंगे। तो लोगों का जो इस टाइप का रिएक्शन आ रहा है, चाहे वो देश हो या फिर बिजनेसेस हो, उसको देख के ट्रंप थोड़े से जो है नरम पड़ रहे हैं। उनका जो हार्ड लाइन, जो एक स्ट्रॉन्ग मैन वाला इमेज था, वो थोड़ा सा डेंट ले रहा है। जो ऑटो मेकर्स हैं उन्होंने कहा है कि अगर ये टैरिफ ट्रंप लगाते हैं तो डेली $110 मिलियन का खर्चा आएगा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे, जो कि ट्रंप के वोटर बेस जो हैं उन पे नुकसान करेगा, उनको हर्ट करेगा, स्पेशली रूरल जो एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं, क्योंकि इवेंचुअली अमेरिका का बहुत ज़्यादा
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट होता है। अगर उस पे टैरिफ लग गया, उन लोगों ने अमेरिका की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा दिया, तो फिर जो मेन जो वोटर बेस है ट्रंप का, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ में वो आ जाएगा। एग्रीकल्चरल वल्नरेबिलिटी है। अगर क्योंकि पिछले हम लोगों ने देखा था जब 2016 में वो सत्ता में आया था, पिछले ट्रेड वॉर्स में जब चाइना ने, कनाडा ने, मेक्सिको ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा दिए थे अमेरिका पे, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था एक्सपोर्ट्स का, स्पेशली एग्रीकल्चरल सेक्टर का। और व्हाइट हाउस भी अब दोबारा ट्रंप जो है इस चीज़ को नहीं सह पाएंगे कि फिर से प्राइस हाइक्स हो जाएं, जॉब लॉसेस हो जाएं और जो यूएस के साथ ट्रेड रिलेशंस है बाकी देशों के वो ख़राब हो जाए। हम अगर हिस्ट्री को देखें, इंटरेस्टिंग इसमें टेक हम एक देख सकते हैं कि 1930s में भी इस टाइप के टैरिफ लगाए गए थे। उस वक्त की सरकार ने एक एक्ट पास किया था, उसका नाम था स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट 1930। उसमें भी ऐसे अलग अलग देशों से आने वाली चीज़ों पे अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए थे। उसके विरोध में 25 अलग अलग देशों ने अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा दिए थे। तो इस एक्शन से जो ग्रेट डिप्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा एग्जर्बेट हो गया, उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो पहले भी हम लोगों ने देखा है कि इस टाइप की इकोनॉमी के साथ छेड़छाड़ करने पे कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो ट्रंप का जो ये एक्शन है, ये सिमिलर पाथ एक ले सकता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है ना, वो मॉडर्न एज जो ग्लोबलाइजेशन है उसका एक माइक्रोकॉज्म है, उसका एक छोटा सा रूप है। हम अगर हमें ग्लोबलाइजेशन समझना है तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को देख के समझ सकते हैं। जैसे फोर्ड और जीएम है, उन्होंने अपने एम्पायर्स भले ही बढ़ाए हैं अमेरिकन सॉइल में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, मगर वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए अपना प्रोडक्शन उन लोगों ने मेक्सिको और कनाडा में काफ़ी हद तक शिफ्ट कर दिया है। अब अगर ट्रंप बोले वापस लाओ, तो रातों रात पुल बैक करना, रातों रात प्रोडक्शन को कनाडा मेक्सिको से वापस अमेरिका लाना, ये जस्ट इम्प्रैक्टिकल है। तो ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे अपने यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना। अब ट्रंप तो शायद 20 डिमोनेटाइजेशन टाइप वाले स्टेप लेगा अपने 4 साल में, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फोर्ड के जो सीईओ हैं जिम फार्ले, उन्होंने भी ट्रंप को ये सब करने से मना किया है और पूरे लॉबी के दबाव के बाद ट्रंप ने 1 महीना सोचने का टाइम लिया है। पिछले बार हार्ली डेविडसन को भी ये करना पड़ा था। पिछले बार जब उसने ट्रेड वॉर शुरू किया था तो हार्ली डेविडसन को मजबूरन अपने प्रोडक्शन यूनिट अमेरिका से निकाल के यूरोप में लेके सेट कर देना पड़ा, क्योंकि यूरोप ने भी टैरिफ लगा दिए थे। तो फिर एक एक मोटरसाइकिल जो यूरोप में बिक रही थी वो 2000-2500 डॉलर महंगी हो गई थी। तो उससे अच्छा था कि हार्ली डेविडसन यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। तो पिछले टर्म के गलतियों की वजह से हार्ली डेविडसन को अपना प्लांट यूरोप में शिफ्ट करना पड़ा अमेरिका से। तो इस बार भी अगर ट्रंप ये करेगा तो ये जो फोर्ड है, जीएम है, शेवरोले, इन सब को अपनी अपनी प्लांट्स जो हैं यूरोप वगैरह में शिफ्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि इन पे टैरिफ लगेंगी ज़बरदस्त यूरोप की तरफ से। तो और जो बहुत बड़ा इशू इसमें बन रहा है वो सिर्फ टैरिफ का नहीं है, वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी। कल को ट्रंप ने बोला कि हाँ हम टैरिफ लगाएंगे, आज वो नरम पड़ गया, आज कह रहा है कि ठीक है 1 महीने और देख लो। ये जो फ्लक्चुएटिंग स्टांस है ना, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट को ख़राब कर देता है, बिजनेस का कॉन्फिडेंस लो लेके आ जाता है और इन्वेस्टमेंट में डिले होने लगता है, स्लोइंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है। अगर आप 1970s का एक एग्जाम्पल देख सकते हो, निक्सन ने ऐसा किया था, उसको निक्सन शॉक बोलते हैं। उसने बहुत सारे ऐसे ड्रास्टिक इकोनॉमिक स्टेप्स ले लिए थे 1970-71 में। जो डॉलर का भाव गोल्ड के साथ कनेक्टेड था उसको उसने हटा के डॉलर को फ्री फ्लोटिंग करेंसी बना दिया कि डिमांड एंड सप्लाई पे होगा उसका दाम, तो उसके वजह से फ्लक्चुएट करने लग गई थी। फिर चीज़ों के जो दाम बढ़ रहे थे उसमें उसने 90 डे का कैप लगा दिया था कि 90 डेज तक किसी भी चीज़ में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, ना वेज में बढ़ोतरी होगी, ना रेंट में बढ़ोतरी होगी, ना किसी के दाम में बढ़ोतरी होगी। उससे इन्फ्लेशन तो कम आया मगर उसका एक लॉन्ग लास्टिंग स्कार अमेरिकन इकोनॉमी में पड़ गया था। फिर 10% टैरिफ भी लगा दिया था उसने। तो इस टाइप से इकोनॉमी के साथ बिल्कुल मतलब दिमाग ना लगा के छेड़छाड़ कर देना, जैसे अपने वाले ने भी किया था रातों रात नोट बंद, तो इस टाइप की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उसके लॉन्ग टर्म इसका ना हमको एक बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जो ट्रंप भी जो अभी कर रहा है कि पहले टैरिफ लगाया अभी एग्जेम्पशन दे रहा है, तो ये सब जो चीज़ है ये उसके टफ गाई इमेज को भी खराब करता है और उसके वोटर बेस को भी नुकसान पहुंचाता है कि अगर अब ये एग्जेम्प्ट और दे दे तो उसका इमेज खराब हो गया, और अगर अड़ा रहता है कि नहीं मैं तो टैरिफ लगाऊंगा ही, तो फिर अलग अलग देशों के साथ भी रिश्ते खराब होते हैं और उसके वोटर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर के हैं, जो एक्सपोर्ट पे जिनका डिपेंड करता है लाइफ, उनके साथ भी उसका रिश्ता खराब हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक पेन नहीं ले सकते हैं। कब तक पेन लेंगे? वो उनका माल अगर नहीं बिकेगा फॉरेन कंट्रीज़ में तो कब तक वो ट्रंप का साथ देंगे, ये भी देखने की बात है। तो ट्रंप को भी इस बात का एहसास है, इसलिए धीरे धीरे ट्रंप भी जो है थोड़ा नरम पड़ता हुआ हमें दिख रहा है।